गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी तक जो भी न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट हुआ है उसमें सारे क्वेश्चन को आपने लगा लिया होगा, सॉल्व कर लिया होगा और आपने जो एनसीईआरटी की बुक है उसको अच्छे से देखा होगा और उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को मिलाया होगा। बेटा, जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है, आपको जब आप चैनल के लिंक में जाएंगे, बायो लिंक में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन होगा। आपकी 2 नंबर मेंशन होगा, आप किसी भी नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई इशू होता है तो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर जो अभी तक हमने बात कर लिया था 2.18। अब उससे आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2.19 पर। तो ठीक है, आज का सेशन यहीं से स्टार्ट करते हैं। और कहाँ से स्टार्ट करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2.19 से। क्वेश्चन नंबर 2.19 में क्या कह रहा है बेटा? अब आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी भी होता है और कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, आपको थोड़ा सा इन कॉम्प्लिकेशंस को दूर रखना है। अब कह रहा है कि अ सोल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, यानी एक ऐसा सोल्यूशन है जो क्या कर रहा है, 30 ग्राम किसको कंटेन कर रहा है? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ठीक है। कितना है? 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। ये ध्यान देना, किसमें? इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, क्योंकि बेटा यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन यहीं से आएगा। किसमें है? 90 ग्राम ऑफ वाटर में है। तब इसमें क्या है? हैज वेपर प्रेशर। तब क्या है? हैज वेपर प्रेशर कितना है बेटा? 2.8 kPa, 2.8 किलो पास्कल वेपर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। अब जैसे ही क्या किया गया, फर्दर 18 ग्राम वाटर इज एडेड, 80 ग्राम वाटर इज एडेड। क्या कर दिया गया? 18 ग्राम वाटर को ऐड किया गया। तब जो न्यू वेपर प्रेशर है वो कितना हो गया? 2.9 वेपर प्रेशर इज इक्वल टू 2.9 kPa, ठीक है। अब कह रहा है कि कैलकुलेट। अब आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, थोड़ा सा आपको ध्यान क्या देना है कि कैलकुलेट नंबर 1 मोलर मास ऑफ सोल्यूट। किसको कैलकुलेट करना है बेटा? आपको मोलर मास ऑफ सोल्यूट को करना है। और दूसरा आपको क्या करना है? वेपर प्रेशर। किसको करना है? वेपर प्रेशर को, ठीक है। अब दो चीजें कैलकुलेट करनी है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं एक एक कॉन्सेप्ट में। भाई सबसे पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग हम बात करें। फर्स्ट कंडीशन, मास ऑफ सोल्यूट क्या है? मास ऑफ सोल्यूट कितना है बेटा? 30 ग्राम, ठीक है। मास ऑफ वाटर कितना है? मास ऑफ वाटर कितना है? 90 ग्राम। कितना है? 90 ग्राम। अगर हम इस कंडीशन में नंबर ऑफ मोल्स की बात कर लें, किसके लिए? वाटर के लिए और सोल्यूट के लिए, तो इसके लिए नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा? या n इक्वल टू, नंबर ना लिख के मैं सीधे लिख रहा हूं, n इक्वल टू क्या होगा? W अपॉन m हो जाएगा। W कितना दिया हुआ है? 30। m हमें पता नहीं है तो m ही लिख लेते हैं। वाटर के लिए क्या हो जाएगा? ये n1 है, यहाँ पे n2 मान ले। W अपॉन m यहाँ भी होगा। W कितना है? 90, और m कितना होता है? मॉलिक्यूलर मास 18। इससे कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा? 5 आ जाएगा। यहाँ से आपको ये मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ वाटर के अकॉर्डिंग, यानी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट और वाटर के अकॉर्डिंग आपको क्या पता चल गया? ये कंडीशन पता चल गई। अब राउल्स लॉ इक्वेशन यहाँ पे पुट कर लेते हैं। किसको पुट करते हैं? राउल्स लॉ को। राउल्स लॉ क्या कहता है कि भाई पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट से, किसकी बात करेंगे? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन बी अपॉन एन वन। तो यहाँ पे इसे ऐसे लिख सकते हैं कि भाई मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो n1 प्लस n2। तो यहाँ पे अगर हम इस कंडीशन की बात करें, पीएस की बात करें, पी नॉट तो हमें मेंशन नहीं है, पीएस मेंशन है, कितना है? 2.8 अपॉन पी नॉट हो जाएगा। n1 आपको क्या दिया हुआ है कि अगर आपने अभी देखा तो क्या देखा कि 30/m दिया हुआ था। दूसरा क्या आपको दिया हुआ था कि अगर इसे फिर से हम देखें तो यहाँ पे 30/m
और यहाँ पे वैल्यू क्या दिया हुआ था, 5 दिया हुआ था। अब अगर हम इस कंडीशन को लिखें तो बेटा इसे ऐसे लिख सकते हैं, पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस 2.8 डिवाइड बाई पी नॉट लिख सकते हैं। यहाँ से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपर एंड लोअर हाफ में ये हो जाएगा 30 बाई एम हो जाएगा, लोअर हाफ में क्या हो जाएगा 30 प्लस 5 एम बाई एम हो जाएगा। एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां से ये कैंसिल कर दें तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 माइनस 2.8 पी नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा 30 अपॉन 30 प्लस 5 एम आ जाएगा। क्या आ जाएगा 30 अपॉन 30 प्लस 5 एम। यहां से करें तो 1 माइनस 2.8 अपॉन पी नॉट इक्वल टू, इसे 5 कॉमन ले लें तो ऊपर क्या आ जाएगा 6 अपॉन 6 प्लस एम, ये आ जाएगा। 5 ऊपर से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब क्या करते हैं, ये माइनस है इधर ले जाते हैं, प्लस कर देते हैं, इसे इधर लाते हैं, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही आप करोगे तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 6 अपॉन 6 प्लस एम आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.8 अपॉन पी नॉट, ये आ जाएगा। अब जब इसे सॉल्व करिए तो यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर अपर हाफ में एम प्लस 6 आ जाएगा, माइनस 6 अपॉन एम प्लस 6 ऐसे लिख ले, 2.8 अपॉन पी नॉट, 6 से 6 कैंसिल हो गया। यहाँ से बचा क्या हमें, m अपॉन m प्लस 6 इक्वल टू 2.8 अपॉन पी नॉट, ये बचा। अब अगर हम इसी कंडीशन को दूसरे फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं कि m अपॉन m प्लस m बाई 6 लिख सकते हैं भाई, क्योंकि ये दोनों पे आ रहा है। तो यहां से जैसे ही आप इसे करोगे तो ये कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा, और इधर क्या आएगा 2.8 अपॉन पी नॉट। तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एम बाई 6 इक्वल टू 2.8 पी नॉट, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब जैसे ही आप ये लिखोगे तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इक्वेशन फर्स्ट को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब जब आपको इक्वेशन फर्स्ट पता चल गया तो अब ऐसे ही आपको क्या करना है, इक्वेशन सेकेंड पता करना है। तो अब ये बताओ, वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए नंबर ऑफ मोल तो आपको पता है, सॉल्यूट के लिए n क्या हो जाएगा 30 बाई एम ही होगा। लेकिन जब आप सॉल्वेंट की बात कर रहे हो, वाटर की बात कर रहे हो, तो वाटर में ये कब हो रहा है भाई, जैसे ही इसमें क्या कर रहे हैं, ये n1 ये n2, वाटर में क्या कर रहे हैं कि वाटर में जैसे ही 18 ग्राम ऐड करते रहे तो क्या हो जाएगा, जीएम अपॉन एमएम के ही कॉन्सेप्ट से चलना है। गिवन मास कितना हो जाएगा 108 और मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा 18, इसे कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब यहां पे भी फिर वही राउल्ट लॉ, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट से, किसे, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू क्या होगा n1 अपॉन n1 प्लस n2 से। पी नॉट यही रखते हैं, पी एस क्या था 2.9 अपॉन पी नॉट, n1 की वैल्यू क्या है भाई 30 अपॉन m है, यहां से 30 अपॉन m और यहां पे वैल्यू क्या है 6 है। जैसे ही करेंगे यहां से क्या आएगा पी नॉट माइनस 2.9 अपॉन पी नॉट आएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 अपॉन m, यहां से क्या होगा 30 प्लस 6m डिवाइड बाई m हो जाएगा, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे ही m से m कैंसिल आउट हो गया, आपने क्या देखा कि यहाँ पे वैल्यू क्या आई, पी नॉट माइनस 2.9 अपॉन पी नॉट इक्वल टू क्या आ गया 30 अपॉन 30 प्लस 6m। यहाँ से 6 को कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा पी नॉट माइनस 2.9 अपॉन पी नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 अपॉन 5 प्लस m आ जाएगा। अब जैसे ये 5 अपॉन 5 m आया तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे पी नॉट माइनस पी नॉट अपॉन पी नॉट इक्वल टू 2. ये लिख सकते हैं, और यहाँ से 5 अपॉन 5 प्लस 5 अपॉन m की वैल्यू कर ले। यहाँ से क्या कर लें कि जैसे ही करेंगे तो ये क्या आएगा 1 माइनस 2.9 अपॉन पी नॉट, ये आ जाएगा। ये इक्वल टू में क्या होगा 1 प्लस 5 बाई m हो जाएगा, ये आ जाएगा।
अब यहाँ पे जैसे ही ये होगा, अब बेटा इसे आप क्या कर सकते हो, साइड चेंज कर सकते हो, इसे माइनस इधर लाओ, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2.9 अपॉन पी नॉट इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 5 अपॉन एम। ओ, थोड़ा सा मैं उसी फॉर्म में लिखता हूँ, नहीं तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, आप सब कंफ्यूज हो जाओगे। क्या आएगा, 1 5 अपॉन 5 प्लस एम आ जाएगा। यहाँ से करेंगे 2.9 अपॉन पी नॉट आ जाएगा, यहाँ से 5 प्लस एम माइनस 5 अपॉन 5 प्लस एम आ जाएगा। 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से क्या आ गया, 2.9 अपॉन पी नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम बाई 5 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इक्वेशन सेकेंड को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, इक्वेशन सेकेंड। अब ये आपको क्या पता चला, इक्वेशन सेकेंड पता चला। जब आपको इक्वेशन फर्स्ट पता चल जाएगा, इक्वेशन सेकेंड पता चल जाएगा, तब आपको क्या करना है, डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 से। यानी इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट का, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। यानी इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 इसे ऐसे लिख सकते हैं, 2.9 अपॉन 2.8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.9 में क्या है, 1 प्लस 6 बाई एम है, और इसके लिए क्या है, 1 प्लस 5 बाई एम हो जाएगा। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और जैसे ही आप ये करेंगे तो यहाँ से ध्यान दीजिए, इसका मल्टीप्लिकेशन इधर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इधर हो जाएगा। तो 2.9 किससे, 1 प्लस 5 बाई एम से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे 2.8 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस 6 बाई एम से। ये हो जाएगा। 2.9 का 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2.9 ही आएगा, प्लस यहाँ पे 2.9 का 5 में करेंगे, 5 9 जा 14, कैरी कितना जाएगा, ओ 5 9 जा 45, कैरी कितना गया 4, 5 2 जा 10 एंड 4 14, तो 14.5 अपॉन एम। यहाँ से करेंगे तो 2.8 आएगा, प्लस 6 का 8 में 6 8 जा 48, कैरी कितना गया 4, 6 2 जा 12 एंड 4 16, 16.8 डिवाइड बाई एम। अब क्या करते हैं, m वाले को m के साइड में और न्यूमरल साइड को न्यूमरल साइड में करते हैं। जब ऐसा करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2.9 माइनस 2.8 हो जाएगा, और यहाँ पर 16.8 डिवाइड बाई m माइनस 14.5 अपॉन m हो जाएगा। इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0.1 आ जाएगी। यहाँ पे m कर लेंगे तो m इक्वल टू क्या आएगा, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं 0.3, और ये क्या आएगा 2.3। m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.3 डिवाइड बाई 0.1, और डेसिमल हटाएंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, m की वैल्यू आ गई 23 ग्राम पर मोल। ये क्या निकल के आया, मोलर मास। क्या निकल के आ गया, मोलर मास आ गया। अब जब आपको मोलर मास आ गया, तब आप प्रेशर रख सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में आप रख दीजिए। आप क्या कीजिए, प्रेशर के लिए किसी भी इक्वेशन में m की वैल्यू को पुट करने पर, तो हम सिंपल सा सेकेंड वन कॉन्सेप्ट में वेपर प्रेशर निकालते समय क्या की ध्यान देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन फर्स्ट। यानी इक्वेशन फर्स्ट में हम किसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, m की। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रहा था बेटा, इक्वेशन फर्स्ट ये आपको कह रहा था ना, क्या कि P नॉट अपॉन 2.8 1 प्लस 6 अपॉन m, यही कह रहा था। अब अगर हम इस कॉन्सेप्ट में चलें तो P नॉट अपॉन 2.8 1 प्लस 6 अपॉन क्या हो जाएगा 23, इसे करेंगे तो P नॉट अपॉन 2.8 एलसीएम हो जाएगा 23 हो जाएगा, अपर हाफ में 23 प्लस 6 P नॉट इसको अपॉन 2.8, यहाँ से क्या आ जाएगा 29 अपॉन 23, ये आ जाएगा किसकी वैल्यू, P नॉट अपॉन 2.8 29 बाई 23 की। अब हमें क्या निकालना है, वैल्यू किसकी निकालनी है, P नॉट की। तो P नॉट इक्वल टू क्या होगा 29 इंटू 2.8 डिवाइड बाई 23। अब जैसे ही आप इसे डिवाइड करेंगे तो 23 का
इसमें करेंगे तो पी नॉट की वैल्यू, चलो पहले मैं करके ही चलता हूँ। 23, 29, 1, 23, यहाँ से वैल्यू क्या आ गई 6, डेसिमल लगाया 0, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 4, यहाँ से क्या आएगा 6 माइनस 4 4, और 5 माइनस 4 1, 0, 6। तो यहाँ से मैं मान लूँ इसकी वैल्यू क्या आ गई 1.26 इंटू 2.8। अब क्या करते हैं 1.26 में 2.8 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 8 6 जा 48 कैरी 4, 8 2 जा 16 एंड 4 20 कैरी 2, 8 1 जा 8 एंड 2 10, 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 2 जा 4 एंड 1 5, 2 1 जा 2, यहाँ से 8 2 5 3, 3 डिजिट पे डेसिमल। हाँ, तो पी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी 3.528, क्या आ जाएगी 3.528, और ये किस में आएगा केपीए में। अब बेटा आप ये देखना कि आपके बुक में ये आंसर है, या आप क्या कर सकते हो सिग्निफिकेंट रूल अप्लाई करके इसे लिख सकते हो 3.53 केपीए। ये दो में से एक वैल्यू आपको दिया हो रहेगा। आप ये जरूर ध्यान देना कि आपको कौन सी वैल्यू पुट की गई है, कौन सा वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। अब उम्मीद कर रहे हैं बेटा ये क्वेश्चन जो लेंदी था आपको समझ में आ गया होगा कि कहना क्या चाह रहा था। इस क्वेश्चन में क्या हुआ बेटा, ये क्वेश्चन यहाँ से है। क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है कि एक सोल्यूशन दिया हुआ है जिसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 30 ग्राम दिया हुआ है, कितने में दिया हुआ है 90 ग्राम वाटर में दिया है, जिसका वेपर प्रेशर क्या है 2.8 केपीए। जैसे ही 18 ग्राम वाटर को और ऐड किया गया वेपर प्रेशर कितना हो गया 2.9 केपीए। अब कह रहा है कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और दूसरा वेपर प्रेशर। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट करने से पहले आपको मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ वाटर के अकॉर्डिंग आपको क्या निकाल लेना होगा नंबर ऑफ मोल। सॉल्यूट के लिए क्या आ गया नंबर ऑफ मोल 30/m, और वाटर के लिए यहाँ से क्या आ गया 5। जैसे ही आपको ये पता चल जाएगा आप राउल्स लॉ लगाएंगे तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगा। अब जैसे ही आपका इक्वेशन फर्स्ट आ गया देन सॉल्यूट के लिए तो वही नंबर ऑफ मोल होगा, लेकिन वाटर क्या किया गया था बाद में 18 ग्राम ऐड किया गया था, तो वाटर का गिवन मास क्या हो जाएगा 108 हो जाएगा। इसे 18 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, और जैसे ही करेंगे तो इक्वेशन ये सेकंड मिलेगा। अब जैसे इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड करेंगे तो उससे वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ से m की वैल्यू क्या निकल के आएगी 23। तो मोलर मास आपको यहाँ से पता चल जाएगा कितना आएगा 23 आ जाएगा। इसके बाद बेटा जब आप m की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दोगे तो आपको सेकंड वैल्यू पता चल जाएगी, यानी वेपर प्रेशर की वैल्यू पता चल जाएगी। यहाँ से आपका सेकंड क्वेश्चन था, तो ये बात क्लियर हो जाएगी। और लास्ट में जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगी, या तो ये वैल्यू आएगी या तो ये तो सिग्निफिकेंट कंडीशन से है, लेकिन आपको ध्यान क्या देना है कि 3.528 या 3.53 ये वैल्यू आ जाएगी। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 2.20। ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन को ही सॉल्व करा रहा हूँ, तो एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स हैं इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब कह रहा है अ 5% सोल्यूशन क्या है, अ 5% सोल्यूशन ऑफ केन शुगर, यानी वो जो गन्ने का रस है इसकी बात कर रहा है, केन शुगर की बात कर रहा है, जो क्या है बाई मास है, केन शुगर बाई मास। ध्यान देना कि किससे है, मास से। 5% है तो, लेकिन किसके साथ है, मास के साथ। इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट, किसमें है बेटा, वाटर में। इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट एफपी कितना है भाई 271 केल्विन। इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है कितना है 271 केल्विन। अब कह रहा है कि कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर, यानी अब आपको क्या करना है कि कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूको 5% ग्लूकोज इन वाटर। किसमें, वाटर में क्या है कि अब 5% ग्लूकोज का आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब कह रहा है कि वाटर का जो एक्चुअल फ्रीजिंग पॉइंट है किसका,
वाटर का वो कितना दिया हुआ है बेटा 273.15, यानी एक्चुअल फ्रीजिंग पॉइंट एफपी की मैं बात कर रहा हूँ वाटर के लिए, H2O के लिए कितना है 273.15 केल्विन। ठीक है, अब जब आपको ये समझ में आ जाए तब आपको अब अपने आप इस क्वेश्चन के लिए पहले तो मोलैलिटी निकाल लेते हैं। मोलैलिटी के बाद हम फिर क्या कर लेंगे, डेल्टा टीएफ की बात कर लेंगे, और जैसे ही आपको डेल्टा टीएफ निकाल लेंगे आपको केएफ की बात पता चल जाएगी। ठीक है, तो अब चलिए एक सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें केन शुगर की, तो शुगर केन सोल्यूशन के लिए मोलैलिटी क्या होगी, मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट, पूरा लिखते हैं, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम में है तो बेटा कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से। ठीक है, अब शुगर केन है या केन शुगर के लिए तो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, 5/342, यानी गिवन मास 5% है और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है केन शुगर का 342 होता है। ठीक है, अब ये किसमें है भाई, किसमें है, 100 में, ओ मोलैलिटी है ना, मैंने मास कर दिया बेटा, यहाँ थोड़ा सा वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही आप करोगे तो ये क्या आएगा, 5/342, सोल्यूशन क्या है 100 इंटू 1000, यहाँ से इसे कैंसिल आउट करते हैं, ये क्या आ जाएगा 10, यानी ये क्या आ जाएगा 50/342 आ जाएगा, और 50/342 की वैल्यू जब निकालेंगे तो बेटा कितना वैल्यू आ जाएगा, 0.146, क्या जाएगा 0.146, ये वैल्यू आ गई किसकी, मोलैलिटी की। अब जब आपको मोलैलिटी पता चल गया तो आप पहले तो डेल्टा टीएफ निकाल सकते हो ना, डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या होता है, टीएफ माइनस टीएफ नॉट, क्या होता है टीएफ माइनस टीएफ नॉट। टीएफ कितना है भाई, एक्चुअल जिसे आप कहते हो 273.15, और टीएफ नॉट कितना दिया हुआ था 271, इससे करेंगे तो बेटा ये डेसिमल 15 तो आएगा ही, यहाँ साथ में क्या आ जाएगा 2.15। ओ ठीक, ये क्या आ गया, डेल्टा टीएफ आ गया। अब जब आपको डेल्टा टीएफ मिल गया तो आप क्या केएफ की वैल्यू निकाल सकते हो ना, डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ एम से। केएफ की वैल्यू निकालने के लिए आपको टीएफ की डेल्टा टीएफ की वैल्यू क्या रखना है 2.15, केएफ की वैल्यू निकालना है, एम की वैल्यू क्या था 0. अभी इसके पहले में मैंने निकलवाया, क्या निकलवाया 0.146, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो केएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.15 डिवाइड बाई 0.146 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और जब आप इसे करेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपको केएफ की वैल्यू पता चलेगी। तो यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ 2150/146, इससे करते हैं बेटा, पहले मैं कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू निकाल ही लेता हूँ, 146, यहाँ से 146, 15 माइनस 6 9 आ जाएगा, यहाँ से क्या आएगा 0, 10 6, यहाँ से ये कैंसिल आउट 0, यहाँ पे 4 4 6 जा 24 कैरी 2, 4 4 जा 16 एंड 2 18 कैरी 1, 4 1 जा 4 एंड 1 5, यहाँ से 10 माइनस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 8 माइनस 8 0, और यहाँ से क्या आ जाएगा 1। अच्छा, डेसिमल यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, 6 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 4 जा 24 and 3 27 carry 2, 6 1 जा 2, 6 and 2 8, 10 minus 6 4, now 5 15 minus 7 8, 9 minus 8 17 टाइम 7 टाइम, या यहाँ पे इसे ऐसे लिख लें 14.7। ये वैल्यू किसकी आ गई, हमें केएफ की वैल्यू हमें पता चल गई, ये बात क्लियर हो गई। अब जब आपको केएफ पता चल गया, अब आपको किसके लिए करना है, ग्लूकोज के लिए, फॉर ग्लूकोज।
अब ग्लूकोज के लिए नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, एन। एन क्या हो जाएगा, गिवन मास यानी 5%, इसके लिए क्या होता है 180, 5/180 हो जाएगा। अब जैसे ही आपको एन80 पता 5/180 पता चल गया, देन आपको वही सिंपल सा सिमिलर कॉन्सेप्ट इसके लिए भी मोलैलिटी निकालना होगा। मोलैलिटी N/V इंटू 1000 से, N कितना है 5/180, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000 डिवाइड बाई 100 से, ऐसे कर ले, ये कैंसिल आउट, यहाँ से क्या आएगा 50/180 आ जाएगा, कैंसिल आउट, 5/18 आ गया। अब आपको m की वैल्यू भी यहाँ से पता चल गई, अभी कैंसिल आउट कर लेंगे। m की वैल्यू पता चल गई, अब डेल्टा TF निकाल सकते हैं। डेल्टा TF इक्वल टू KF, KF की वैल्यू क्या थी 14 अभी यहाँ पे देखो मैंने क्या निकाला था 14.7 था, तो यहाँ से 14.7 इंटू 5/18 ये हो जाएगा। अब जैसे ही आप इसे करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा करके कैलकुलेट करके देखते हैं। 5 7 जा 35 कैरी 3, 5 4 जा 20 एंड 3 23 कैरी 2, 5 1 जा 5 एंड 2 7, ये आ जाएगा 18। अब यहाँ 18 4 जा 72 4, अब यहाँ पे क्या बचा 1.5 के लिए अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो क्या आएगा 0 देन 9, तो यहाँ से क्या आ गया डेल्टा TF इसके लिए क्या आ गया, ग्लूकोज के लिए डेल्टा TF इक्वल टू क्या आ गया 4.09 केल्विन। ये बात क्लियर हो गई, ये किसकी वैल्यू है डेल्टा TF की। लेकिन अगर हम इसके लिए फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें, किसके लिए ग्लूकोज के लिए, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई डेल्टा TF इक्वल टू TF माइनस TF नॉट, ये क्या है इधर आएगा प्लस हो जाएगा ये, अच्छा पहले मैं ऐसे लिख लूँ 4.0273.15 माइनस TF नॉट, ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा TF नॉट इक्वल टू 273.15 माइनस 4.09, यहाँ से करेंगे तो 15 माइनस ये 6 आ जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ से 962, तो TF नॉट यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, TF नॉट की वैल्यू आ गई 269.06 केल्विन, क्या जाएगा 269.06 केल्विन आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब बेटा यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको क्या समझ में आया कि भाई इस क्वेश्चन में आपको एक कंडीशन ध्यान देना था कि भाई अगर इस कंडीशन में आपको एक कंपोनेंट का आपको फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है तो दूसरे कंपोनेंट का फ्रीजिंग पॉइंट आप कैसे निकालेंगे, पहले तो आपको KF की वैल्यू निकाल लेनी है, यानी कांस्टेंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट आपको निकालना है। कांस्टेंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जब आप निकाल लेंगे देन आप आगे इसे प्रोसीड करा पाएंगे। ये बात क्लियर हो गई। तो अभी बेटा इसमें हमने 2-3 क्वेश्चन की बारे में बात किया। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले बेटा जितने भी लोग आज के लाइव सेशन में जुड़े हैं सभी लोग आज का लाइव सेशन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते चलो। थोड़ी सी चीज़ें हैं बेटा कि आपको बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स बहुत पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझते हुए चलना है। यहाँ पे आपको लापरवाही नहीं करनी है, नहीं तो बेटा आपको बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जाने दीजिए, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बेटा आपसे बात करेंगे इसके आगे क्वेश्चन नंबर 2.21 से। लेकिन बेटा जितने भी लोग हैं सबसे यही एक उम्मीद है कि बेटा हर एक क्वेश्चन को आप प्रॉपर हर एक चीज़ों को अच्छे से करते हुए चलिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हर एक कॉन्सेप्ट आपके बेसिकली आपसे रिलेट करता है। और ये नहीं होता बेटा कि आप NCERT सॉल्व करो, आप SC श्रीवास्तव सॉल्व करो, आप बालाजी सॉल्व करो, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना सिर्फ इससे है कि आपका क्वेश्चन आना चाहिए, वहां पे आंसर आपका रिजल्टेंट आना चाहिए। ठीक है, तो इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आज का भी सेशन आपको पसंद आया होगा, आप सबने हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।